इस चर्चा का विषय है भाषा विज्ञान और अनुवाद। भाषा विज्ञान और अनुवाद के बीच गहरा संबंध है। अनुवाद सिद्धांत, ट्रांसलेशन थ्योरी और अनुवाद कार्य दोनों में भाषा विज्ञान की अनिवार्य भूमिका असंदिग्ध है। मेलोन 1988 की पुस्तक द साइंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स इन द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें अनुवाद के संदर्भ में सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की भूमिकाओं पर बहुत ही विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इसमें संदेह नहीं कि अनुवाद दो भाषाओं, भाषा एक और भाषा दो, जिसे क्रमशः हम स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, पर भाषिक स्तर पर किया जाने वाला रूपांतरण है। ध्यान दीजिए, भाषिक स्तर पर किया जाने वाला रूपांतरण। भाषिक स्तर पर तुलनात्मक अथवा व्यतिरेकी विश्लेषण के बिना अनुवाद प्रक्रिया संपन्न नहीं की जा सकती। इसलिए भाषा विज्ञान और अनुवाद का संबंध निसंदेह बहुत ही गहरा और जटिल है। हम ये देख चुके हैं और इस बात की पूरी संभावना समाज भाषा विज्ञान ने भी देखी है कि संप्रेषण भाषा का एक प्रमुख माध्यम है। भाषा अपने मूल रूप में औपचारिक संरचना या कोड होती है। उसका यह रूप सीमित होता है। उसके संदर्भगत या अर्थगत भेद बहुत प्रखर नहीं होते। अनुवादक को दोनों भाषाओं के स्तर पर इस संरचनागत भेदों का विवरण प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो सीमित या व्याकरणिक भाषा होती है, उस पर भी अनुवादक को ध्यान रखना पड़ता है तथा संदर्भ और अर्थ के धरातल पर उस भाषा में जो विभेद उत्पन्न होते हैं, उनका भी उसे ध्यान रखना होता है और ऐसा उसे दोनों भाषाओं के संदर्भ में करना पड़ता है। इसीलिए इस स्थिति को हम व्यतिरेकी या तुलनात्मक अध्ययन भी कहते हैं। इसके अलावा भाषा के ऐसे अनेक भेद, वेरिएशंस हैं जो संदर्भ सापेक्ष होकर उसके संप्रेषण परक अथवा शैली परक मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं। इन्हें व्यतिरेकी आधार पर परखने की आवश्यकता भी अनुवादक को पड़ती है। इस प्रकार भाषा के जितने भी संरचनागत, शैलीय या सामाजिक भेद विभेद हैं, उन सब पर अनुवादक को गहरी दृष्टि रखनी पड़ती है और यह दृष्टि उसे भाषा विज्ञान ही प्रदान करता है। यही कारण है कि अनुवाद की परिभाषाओं में ही भाषा विज्ञान की संलग्नता प्रकट हो जाती है। दो परिभाषाएं हम यहाँ आपके सामने रखेंगे। पहली परिभाषा प्रसिद्ध अनुवाद शास्त्री J.C. कैटफर्ड की है, जिसमें यह कहा गया है कि अनुवाद एक भाषा के पाठपरक उपादानों का दूसरी भाषा के पाठपरक उपादानों के रूप में समतुल्यता के सिद्धांत के आधार पर प्रतिस्थापन है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पाठपरक उपादान अनुवाद की दृष्टि से भाषा में बंधे होते हैं। इन्हीं को प्रतिस्थापित करना समतुल्यता के आधार पर, इक्विवेलेंस के आधार पर अनुवादक का काम है।
या अनुवाद का लक्ष्य होता है। दूसरी परिभाषा प्रसिद्ध अनुवाद शास्त्री नाइडा की है, जो ये कहती है कि अनुवाद का संबंध सोत भाषा के संदेश का पहले अर्थ और फिर शैली के धरातल पर लक्ष्य भाषा में निकटतम, स्वाभाविक और तुल्यार्थक उपादान प्रस्तुत करने से होता है। ध्यान देने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पहली परिभाषा पाठपरक उपादानों अर्थात संरचनात्मक इकाइयों की बात करती है और दूसरी परिभाषा अर्थ और शैली की। कहना न होगा कि संरचना, अर्थ और शैली तीनों ही भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की परिधि में आते हैं। संभवतः इसीलिए विद्वानों ने अनुवाद को दो भाषाओं पर की जाने वाली परस्पर संप्रेषण की प्रक्रिया कहा है। आप ध्यान दें, संरचना, अर्थ और शैली पर क्रमशः विवरणात्मक भाषा विज्ञान, समाज भाषा विज्ञान और शैली विज्ञान जैसी भाषा विज्ञान की अनुप्रयुक्त शाखाएं विचार करती हैं। अनुवाद भी अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की ही एक शाखा है, जो अन्य शाखाओं के सहारे भाषा विवरण का विवेचन करते हुए दो भाषाओं में अनुवाद की प्रक्रिया को सिद्ध करता है। इसीलिए विद्वानों ने इसे दो भाषाओं पर की जाने वाली संप्रेषण प्रक्रिया कहा है। अर्थात भाषा एक की भाषिक संरचना में बंधे संदर्भानुकूल अर्थ को भाषा दो की संरचना में मूल के संदर्भानुकूल अर्थ के साथ निकटतम समतुल्य रूप में अंतरित करना। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि भाषा एक की भाषिक संरचना में जो संदर्भ से नियंत्रित अर्थ निहित है, उसे भाषा दो की संरचना में मूल के संदर्भ में बंधे अर्थ के साथ ले आना या अंतरित करना, ये अनुवाद का कार्य है। इस प्रकार भाषिक संरचना पर केंद्रित भाषा विश्लेषण की क्रिया को संरचनात्मक भाषा विज्ञान या वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है, जिसके द्वारा भाषा के गठन या संरचना का विश्लेषण किया जाता है। इसी आधार पर संरचनात्मक या विवरणात्मक भाषा विज्ञान की परिभाषा इन शब्दों में दी गई है। इस पर ध्यान दीजिए कि भाषा विज्ञान वो शास्त्र है जिसके माध्यम से भाषा का तात्विक विश्लेषण किया जाता है। इस आधार पर भाषा के प्रमुख तत्व, अंग या उपांग हैं ध्वनि, शब्द, रूप और वाक्य। इसमें संदेह नहीं कि एक भाषा के संदर्भानुकूल अर्थ, मंतव्य या संदेश को दूसरी भाषा में अंतरित करने में ध्वनि, शब्द, रूप और वाक्य संबंधी अंतरण भी सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि संरचनात्मक धरातल भी अनुवाद की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भाषा एक और भाषा दो संरचनात्मक स्तर पर भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होती हैं। अब हम इन चारों पक्षों अर्थात ध्वनि, शब्द, रूप और वाक्य के धरातल पर अनुवाद की दृष्टि से संक्षेप में चर्चा करेंगे। पहले हम ध्वनि प्रक्रिया को लेते हैं, जिसे
अनुवाद के संदर्भ में ध्वनि प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः किसी भाषा के स्वर व्यंजन का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। स्वर यानी वॉवेल्स और व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। ध्वनि प्रक्रिया में ध्वनि गुणों अर्थात दीर्घता, बलाघात, स्वराघात आदि पर भी विचार किया जाता है। ध्वनि विज्ञान का अनुवाद में विशेष महत्व है। जिन शब्दों या शब्द समूहों का अनुवाद अपेक्षित या संभव न हो तो अनुवाद प्रक्रिया में लक्ष्य भाषा में उनका लिप्यंतरण ट्रांसलिटरेशन करना होता है, विशेषकर आगत शब्दों का। इसका तात्पर्य यह है कि जब भाषा एक की बहुत सी शब्द संपदा का अनुवाद संभव नहीं होता तो उन्हें लिप्यंतरित करके लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयत्न अनुवादक को करना पड़ता है। इस श्रेणी में व्यक्ति नाम आ जाते हैं, स्थानों के नाम आ जाते हैं, संकल्पनाओं के नाम आ जाते हैं, जिन्हें कि अनुदित न करके लिप्यंतरित करना अनिवार्य होता है। उदाहरणार्थ कुछ व्यक्ति नाम लिए जाए। ये व्यक्ति नाम अधिकतर भाषाविदों के ही हैं, जैसे फर्ग्यूसन। अब इसे देवनागरी में फर्गूसन किया जाए या फर्ग्यूसन किया जाए, ये ध्वन्यात्मक संरचना पर निर्भर करेगा। इसी प्रकार गम्पर्स GUMPURZ के लिए गुम्पर्स लिप्यंतरण किया जाए देवनागरी में या गम्पर्स। जैकोब्सन JACOBSON के लिए जाकोब्सन लिप्यंतरण अपनाया जाए या याकोब्सन। इसी प्रकार स्थान नामों में अमेरिका के लिए अमेरिका को स्वीकृत किया जाए या अमरीका को, रशिया के लिए रूस को स्वीकृत किया जाए या रशिया को, लंदन के लिए लंदन को स्वीकृत किया जाए या लंदन को, जेनेवा के लिए जिनेवा को स्वीकृत किया जाए या जिनीवा को। ऐसे अनेक शब्द हमें मिलते हैं जिनके लिप्यंतरण के समय अनुवादक को यह ध्यान रखना होता है कि लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा के शब्दों के लिप्यंतरण के लिए वर्तनी का कौन सा सिद्धांत निर्धारित किया जाए तथा ये निश्चित किया जाए कि अनुवाद में वर्तनी मूल भाषा के उच्चारण के अनुरूप रखी जाए अथवा उसे लक्ष्य भाषा के ध्वनि नियम के अनुरूप आकार दिया जाए। जैसा आप जानते हैं कि अंग्रेजी के कई शब्दों का लिप्यंतरण हिंदी भाषा के ध्वनि नियम के अनुसार किया गया है। जैसे एकेडमी के लिए अकादमी, ट्रेजेडी के लिए त्रासदी या ट्रेजरी के लिए तिजोरी आदि। शब्द संदर्भ अनुवाद की दृष्टि से भाषा के तत्वों या उपांगों के अनुवाद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषिक इकाई है, क्योंकि शब्द भाषा के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर
हिंदी भाषा की बात की जाए तो हिंदी में शब्दों के अनेक प्रकार हमें मिल जाते हैं। एक और तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, दूसरी ओर तद्भव शब्द हैं जो संस्कृत के रूप का सरलीकृत रूप होते हैं, तीसरी ओर बहुत से विदेशी शब्द भी आ गए हैं या बोलियों के शब्द भी आ गए हैं जिन्हें हम आगत शब्द कहते हैं, बोरोड वर्ड्स कहते हैं। शब्द का पहला संदर्भ पर्यायगत है, यानी हम सिनोनिम तय करते हैं या सिनोनिम की खोज करते हैं स्रोत भाषा के समतुल्य पर्याय का। इसमें बहुत से पेड़ों, नदियों आदि के नाम तो पर्याय के रूप में मिल जाते हैं, लेकिन अधिकांश पर्याय दूसरी भाषा में मिलना कठिन होता है। लेकिन पर्यायगत अनुवाद शाब्दिक दृष्टि से हो पाते हैं, चाहे भाषा कोई भी हो। पेड़ का ट्री कर देना, नदी का रिवर कर देना, ऐसे अनेक शब्द हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हमें समान रूप से मिल जाते हैं। लेकिन कई पर्याय ऐसे भी हैं जो पूर्ण पर्याय के रूप में लक्ष्य भाषा में अंतरित नहीं हो पाते। आगत शब्द, बोरोड शब्द लिप्यंतरित करके भी लिए जाते हैं और इन्हें ध्वनि नियम के अनुसार परिवर्तित भी किया जाता है। शब्दों के निर्माण में संकर या हाइब्रिड शब्द भी होते हैं, जिसमें अनुवादक संयुक्त शब्दों को इस प्रकार अनुदित करता है कि उसका एक अंश हिंदी का होता है और दूसरा अंश अंग्रेजी का। जैसे बजट सेशन के लिए बजट सत्र निर्मित कर लिया जाता है, जिसमें बजट अंग्रेजी का स्वीकार्य है और सेशन के लिए सत्र कर दिया गया। ऐसे अनेक संकर शब्दों का प्रयोग अनुवादक करता है और ऐसा करने से विशेष रूप से राजभाषा हिंदी में ऐसे अनेक संकर शब्द हमें अनुवाद के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। शैलीय भेद में हमें हिंदी में उर्दू के, संस्कृत के, तद्भव, क्षेत्रीय बोलियों के शब्द मिलते हैं। अनुवादक के लिए विशेष रूप से अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले अनुवादकों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में शैलीय भेद इस रूप में इतने व्यापक स्तर पर प्राप्त नहीं है जितने कि हिंदी में है। शब्द संदर्भ के साथ ही जुड़ा हुआ संदर्भ रूप का है, फॉर्म का है, क्योंकि भाषा रूप निर्माण के साथ ही अपना विकास करती है या संरचनात्मक विकास करती है, जिसके अंतर उपसर्ग प्रत्यय, लिंग वचन और क्रिया रूप प्रमुख हैं। वाक्य के संदर्भ में कई ऐसे स्तर हैं जिन पर हिंदी अंग्रेजी की दृष्टि से हमें भेद मिलता है। कुछ के उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। एक वाक्य है, ए स्नेक इज इन द रूम। इसका हिंदी अनुवाद होगा, कमरे में सांप है। दूसरा वाक्य है, द स्नेक इज इन द रूम। सांप कमरे में है, इसका अनुवाद होगा। तो ए और द, जिन्हें हम आर्टिकल कहते हैं अंग्रेजी में, इनके बदल जाने से हिंदी की पूरी वाक्य संरचना बदल गई है। ए के लिए कमरे में सांप है और द के लिए सांप कमरे में है, अर्थात सांप को
पहले भी कहीं देखा गया था। अंग्रेजी में इन के प्रयोग को देखें, जिसके लिए भिन्न भिन्न स्तर पर अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी। इन ए सिटी, नगर में। इन कन्फ्रंटेशन ऑफ, की पुष्टि में। आई मेट हिम इन दी हाउस, मैं उससे घर पर मिला। रीच्ड ऑफिस इन टाइम, समय से दफ्तर पहुंचा। इन दी इवनिंग, शाम को। आप देख रहे हैं कि केवल एक भाषिक तत्व इन का अनुवाद हिंदी में के रूप में, से के रूप में और को के रूप में करना पड़ता है, और पर के रूप में भी। इसी प्रकार टैप इज रनिंग, नल टपक रहा है। टाइम इज रनिंग, समय बीत रहा है। नोज इज रनिंग, नाक बह रही है, के संदर्भ को समझकर ही अनुवाद करना पड़ेगा, जबकि अंग्रेजी में तीनों स्थलों पर रनिंग क्रिया का ही प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त वाक्य के स्तर पर ही हम मुहावरे और लोकोक्तियों को भी स्थान दे सकते हैं। इनके अनुवाद की अलग प्रक्रिया होती है। तो ये जो संदर्भ हैं, ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि अनुवाद और भाषा विज्ञान के बीच बहुत ही गहन संबंध है, और बिना संरचनात्मक विश्लेषण के अनुदित पाठ तैयार नहीं किया जा सकता।